अगले साल पाकिस्तान में भी आम चुनाव होने जा रहे हैं। उनकी तारीख पहले ही तय हो चुकी है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। ये चुनाव वैसे तो त्रिकोणीय होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान पीपुल्स लीग नवाज, बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन चुनावों में 3 बड़ी पार्टियां आमने सामने होंगी। लेकिन कई छोटी पार्टियां भी अपना भाग्य आजमाने इन चुनावों में उतर रही हैं। ऐसी एक पार्टी से 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी हाफिज तलहा सईद भी चुनाव मैदान में उतर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा में अपने पिता के बाद उसकी हैसियत दूसरे नंबर की बताई जाती है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने हाफिज तलहा सईद को भी आतंकवाद निरोधक कानून UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हाफिज तलहा सईद लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती, पैसे जुटाने और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना और उनको अमल में सक्रिय तौर पर शामिल रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में भी उसका नाम डलवाने की लगातार कोशिश करता रहा है, जिसमें अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में चीन भारत के ऐसे हर प्रस्ताव के आड़े आ जाता है, वीटो कर देता है। हाफिज तलहा सईद 2019 में अपनी हत्या की नाकाम कोशिश के बाद सुर्खियों में आया था। वो लाहौर के एक रेफ्रिजरेटर स्टोर में एक धार्मिक कार्यक्रम में बोलने वाला था, तभी वहां धमाका हो गया। वो धमाके में घायल हुआ लेकिन बच गया। हमले में लश्कर के एक समर्थक की उस वक्त मौत हुई थी। तलहा सईद ने लाहौर की सीट NA 122 से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चुनाव लड़ सकते हैं। इमरान इस समय भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। NA 122 के जो कागजात मैंने नामजदगी के जमा करवाए थे, उसकी स्क्रूटनी की आज तारीख थी, तो मैं यहाँ हाजिर हुआ और मेरे कागजात उन्होंने ओके किए। खान साहब यहाँ पर मुझे जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि वो मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन दूसरी बात भी ये है कि खान साहब शायद उनके कुछ सूरत हाल या मामलात ऐसे चल रहे हैं कि वो इलेक्शन जो है वो ना लड़ें। तो लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका पूरा हक है, वो भी इलेक्शन लड़ें और हमारा भी हक है कि हम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि अल्लाह ताला हमें जीत देगा। सबका मानना है कि कोई भी ऐसा उनमें नहीं है जिस पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हो, ना ही इस पूरे जो कैंडिडेट हैं या पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून की जितनी भी क़यादत है या जो उनका पार्टी नेटवर्क स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी एक ऐसा बंदा शामिल नहीं है जिस पे हिंदुस्तान समेत किसी भी मुल्क को एतराज़ हो या UN या किसी भी मुल्क की दहशतगर्दी की लिस्ट का बंदा उसमें शामिल हो। सो ये आम शहरी हैं। हाँ, इनका ताल्लुक़ ज़रूर है उन लोगों से जिनको ये कहा जाता है कि वो जमात-उद-दावा के लोग हैं। इससे पहले जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उस वक्त इस तहरीक का नाम अल्लाह अकबर तहरीक था। उस वक्त भी ये कोई खातिर खा वोट नहीं ले सकेगी अभी भी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत वोट बैंक नहीं ले सकेंगे, लेकिन ये उनकी काबिज़ ज़रूर है। वो बताना चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा और मजबूत वोट बैंक है और वो एक पाकिस्तान की जो सियासी एक्टिविटीज़ है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो जो भारत के लिए आतंकी है जिस पे UAPA लगा हुआ है, वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हाफिज तलहा सईद का पिता हाफिज सईद को तो दुनिया जानती है, दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में इसका नाम शुमार है और संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में भी हाफिज सईद का नाम है। हाफिज सईद 26 नवंबर 2008 को मुंबई पे हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। इन हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। हाफिज सईद ने ही लश्कर का मुखौटा संगठन जमात-उद-दावा बनाया और वो भी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में है। हाफिज सईद 17 जुलाई 2019 से पाकिस्तान की जेल में कथित तौर पर बंद है। उसे आतंकवाद से जुड़े कई मामलों की फंडिंग का दोषी पाया गया और अमेरिका ने भी उसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। अप्रैल 2022 में लाहौर के एक स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने हाफिज सईद को आतंकवाद की फंडिंग के लिए 33 साल जेल की सजा सुनाई थी। हाफिज सईद चैरिटी संगठनों की आड़ में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता रहा। भारत में कई आतंकी वारदात में उसके आतंकी संगठन
लश्कर तैयबा का हाथ रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों से हाफिज सईद पाकिस्तान की राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश करता रहा है। इसी के तहत उसका बेटा राजनीति में अपना हाथ आजमा रहा है, लेकिन अभी तक उसे नाकामी ही मिली है। हाफिज सईद ने मिल्ली मुस्लिम लीग बनाई थी, लेकिन उसे राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता नहीं मिली, तो उसने फिर 2018 के पाकिस्तान संसदीय चुनाव में अल्लाहू अकबर तहरीक पार्टी के साथ मिलकर 265 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उसे कोई कामयाबी तब नहीं मिली और सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार वो एक नए राजनीतिक दल के नाम से चुनाव मैदान में उतर रहा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम से उसकी पार्टी पाकिस्तान की अधिकतर नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बेटा हाफिज तला सईद को लाहौर की एक सीट से चुनाव लड़ेगा और उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी ही है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का अध्यक्ष खालिद मसूद सिंधु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ NA 130 सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि खालिद मसूद सिंधु ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी पार्टी का हाफिज सईद से कोई भी संबंध है। उसका कहना है कि उनकी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों की सेवा करना है और पाकिस्तान को एक इस्लामिक कल्याणकारी राज्य बनाना है। एक प्रतिबंधित आतंकवादी का बेटा जो खुद आतंक की वारदात से जुड़ा रहा है, उसका पाकिस्तान की राजनीति में उतरने का क्या मतलब है? इस पर हमने बातचीत की पाकिस्तान के मामलों के जानकार अजय साहनी से। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ रहा है, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत पुराना सिलसिला है। ये जितने भी अंसर हैं, इनकी जो आप कह सकते हैं कैपेसिटी, शक्ति जो है, वो स्टेट से आती है, या वो जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं स्टेट की, या आपकी जो फौज है, इनसे इनकी शक्ति, इन पे इनकी शक्ति की बुनियाद है। तो यही उठाते हैं इनको, और यही जब इनके लिए कोई ये लोग परेशानी बन जाते हैं तो यही दबा देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट एक पावर बन जाएंगे। पहले भी इलेक्शंस में एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पार्टीज खड़ी हुई हैं, उनका पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इक्की दुक्की सीट पिछले जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई थी, उसमें वो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान वाले पार्टिसिपेट किए थे, एक आध सीट मिल गई थी। पहले मुशर्रफ ने भी एक संगठन बनाया था इनका, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पार्टीज का, वो भी कोई बहुत अच्छा इलेक्टोरल परफॉर्मेंस नहीं था। तो ये कोई बहुत हमारे लिए आप कहें कि नया खतरा खड़ा हो रहा है, या पाकिस्तान में ये एकदम से टेक ओवर कर जाएंगे, ऐसी कोई शुबा नहीं है। और ये सिर्फ तलहा सईद नहीं खड़े हो रहे हैं, वो तकरीबन सभी सीटों में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, आतंकवादी घटनाओं में इन लोगों का नाम रहा है, मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में इनके पिता का नाम आता है हाफिज सईद का। आपको लगता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए और ऐसे लोगों को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रोकना चाहिए? नहीं, बेशक पाकिस्तान पे प्रेशर हर वक्त डाला जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना जो आप कह सकते हैं रणनीति जो है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को इस्तेमाल करने की, वो अभी तक छोड़ी नहीं है। तो ये, और जब मैं कहता हूं कि इससे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बनता, उसका ये मतलब नहीं कि कोई खतरा नहीं है, बहुत अंतर है इसमें। खतरा तो हर वक्त पाकिस्तान के साथ बना रहा है। कश्मीर में आज भी हर कुछ दिन बाद एक ना एक हादसा हो जाता है। तो ये संगठन जो है, ये हमारे लिए खतरा बेशक है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली ये इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आने वाली है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, क्योंकि इनका पूरा स्टेट का सपोर्ट वैसे ही है। इनकी कुछ सीटें अगर बन भी जाती हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अजय सर, ये भी चर्चा जोरों पर है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव जीत जाती है, मैं इससे इतर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तो नवाज शरीफ की पार्टी अगर चुनाव जीत गई, मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनती है, नवाज शरीफ के PM बनने का रास्ता खुल जाएगा। और आजकल तो नवाज शरीफ भारत के साथ बातचीत की पैरोकारी भी खूब कर रहे हैं अपनी तकरीरों में।
आपकी क्या राय है? अगर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो क्या असर होगा हमारे संबंधों पर? देखिए, मैं बहुत जमाने से एक ही चीज कहते रहा हूं कि बातचीत से कुछ नहीं होता। ये चीजें तय होती हैं जो शक्ति दोनों पावर्स की है ऑन द ग्राउंड। जमीनी शक्ति क्या है, आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाना है। दूसरी चीज ये समझिए कि नवाज शरीफ का क्या पावर रहेगा। वो तो उतने दिन है जितने दिन फौज उनको बरकरार रहने देगी। जहां वो फौज की रणनीति के खिलाफ जाएंगे तो उनको एक तरफ कर दिया जाएगा। तो ये जो मुद्दे हैं, ये किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत से सुलझाए नहीं जा सकते। बातचीत पहले भी बहुत हो चुकी है। बातचीत होती थी, साथ साथ आतंकवाद होता था। तो बातचीत से कुछ नहीं बनने वाला, और खासकर नवाज शरीफ जैसे कोई लीडर के साथ बातचीत से कोई, जब तक उसको एक मिलिट्री सपोर्ट और सैंक्शन न मिले। फौज अगर चाहे तो ये कल खत्म हो सकता है सारा। फौज करा रही है, पाकिस्तान की फौज जो है वही आतंकवाद करा रही है। बातचीत से ये नहीं खत्म होने वाला। ये तो खत्म होगा जिस दिन फौज अपना इरादा बदलेगी। और बाकी ये सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, वो आती जाती रहेंगी, वो बात करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज मैं और कहूं, बातचीत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं उनके प्रधानमंत्री से, या टॉप लेवल के लीडरशिप नहीं मिल रही है। बाकी लोग बातचीत तो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही। तो टॉप लेवल पर पॉलिटिकल बातचीत भी हो और वहाँ की सेना को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। शुक्रिया अजय साहनी हमसे बात करने के लिए।